जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा सीईटी मेंस 2023 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज की वीडियो खासकर मैथ के 10 बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर तैयार की है, ताकि आपका इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको आपकी तैयारी का लेवल भी पता चले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्रॉफिट लॉस से, यानी 10 अलग अलग टॉपिक से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। पहला लाभ हानि से है कि एक मेज़ को 40 रुपये की बजाय 30 रुपये में बेचने पर 5% ज़्यादा हानि होती है, तो मेज़ का क्रय मूल्य क्या होगा। 40 में बेच रहे थे किसी मेज़ को और अब बेचना है उसको 30 रुपये में, तो हम देख रहे हैं कितने रुपये के अंदर कितनी कमी आ गई। 10 रुपया हम इसे और कम में बेच रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, 5% हानि ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 5% इन 10 रुपयों के बराबर है। 1% क्या हो जाएगा, 10/5 यानी 2 रुपये के बराबर। हमें बताना है मेज़ का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ये अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 2 है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × 2 200 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चाल और दूरी टॉपिक से है। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट में बस मिलती है। बस की चाल बतानी है यदि आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके अंदर पहले हम एक जगह बना लेते हैं, मान लेते हैं ये बस डिपो है, यहाँ से बसें निकलती हैं और एक व्यक्ति है वो भी अपनी यात्रा कर रहा है। तो यदि हम इसके अंदर यह मान लें कि जैसे सुबह 8 बजे बसों का निकलना शुरू हो जाता है, पहली बस सुबह 8 बजे चली है और व्यक्ति भी सुबह 8 बजे ही अपनी यात्रा पैदल शुरू कर रहा है, तो 8 बजे चूँकि दोनों के लिए समय समान है, दोनों इसी स्थान पर हैं, तो पहली बस तो आगे निकल जाएगी और व्यक्ति भी धीरे धीरे अपनी चाल से यात्रा करता रहेगा। अब जो दूसरी बस है उसके अंदर हमें ये कैलकुलेशंस लगानी होंगी, यानी दूसरी बस चलेगी वो तो यहीं से चलेगी वापस बस डिपो से, वो चलेगी 8:20 पर, और व्यक्ति चूँकि 8 बजे ही अपनी यात्रा शुरू कर चुका था, तो वो जितनी दूरी तक गया है, मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा है, तो उसको जब ये दूसरी बस यहाँ से चलेगी तो यह इसको मिलेगी प्रत्येक यानी 24 मिनट बाद मिलेगी। यानी 8:20 पर यदि बस चलती है तो इस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी वो 24 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि बस ने जो 8:20 से 8:24 तक का रास्ता है वो मात्र 4 मिनट में ही तय कर दिया, जबकि व्यक्ति को कितना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, 24 मिनट। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बस तो 8:20 से शुरू होकर 8:24 तक इस लाइन तक आ गई, मात्र इतनी दूरी को 4 ही मिनट लगे, जबकि व्यक्ति 8 बजे यहाँ से निकला था और 24 मिनट में यहाँ तक पहुँचा है और इसको 24 मिनट बाद बस मिल जाती है। यानी इनका जो यहाँ हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशो क्या हो गया, 4 एकम 4 यानी 1/6, ये टाइम का रेशो है। डिस्टेंस दोनों ने बराबर तय की है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है तब स्पीड का रेशो टाइम का उल्टा हो जाता है, यानी स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, 1/6 का उल्टा 6 और 1 के अनुपात में हो जाएगी। ऊपर वाला है बस के लिए, नीचे वाला मनुष्य के लिए। अब आदमी की चाल दे रखी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये है हमारी स्पीड और नीचे वाला है व्यक्ति, तो 1 यूनिट की चाल, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल बतानी है, बस के यूनिट स्पीड में कितने हैं, 6 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 30 × 6 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी बस की चाल। तो उम्मीद करता हूँ एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम से लिया है, जहाँ पर कि जो गलती वाला क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा क्वेश्चन है कि किसी छात्र ने एक संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया 17/8 से। यदि उसका उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक हो तो संख्या क्या है, 4 ऑप्शन है। यानी कोई भी एक संख्या है तो उसको हम डिनोट कर लेते हैं n से, और इस संख्या को गुणा करना था 7/8 से, लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या को गुणा कर दिया 17/8 से। तब क्या हुआ कि जो उसका उत्तर आया, यहाँ से उत्तर आया
ये इससे क्या है, सही उत्तर से 30 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नया उत्तर है यानी 17/8n, इसमें से हम पुराना उत्तर माइनस कर दें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 30। इस इक्वेशन को आपको बनाना आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सही उत्तर कौन सा था, गलत कौन सा आया है, कितना अंतर है और किस तरह से इसको माइनस में रखना है। या वैसे भी हम देख कर पता करें तो 7/8 ये छोटी संख्या है यानी इसका मान 1 से भी कम है, और 17/8 है, इसका मान 2 से ऊपर है यानी इससे गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा वाले इसमें से हम छोटा माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30। यहाँ से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये n तो बाहर आ गया, अंदर बचा 17/8, ये n भी हमने बाहर लिख लिया तो अंदर बचेगा 7/8 बराबर 30। अब इधर 8 एलसीएम है, जब एलसीएम सेम आता है या यूँ कहें दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो सेम यही संख्या ही एलसीएम होता है, ऊपर वाले सीधे माइनस है तो माइनस कर देंगे। 17 में 7 गए 10 बराबर हो जाएगा 30। तो n बराबर क्या होगा, ये 8 यहाँ नीचे भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, 30 गुणा 8, ये 10 ऊपर है नीचे आएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपने गलती वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए करने हैं। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है और संख्याएं दे रखी है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और लास्ट है 1/10। सभी का हमें योग यानी जोड़ करना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें जो नीचे वाला जो संख्या है इसके हमें टुकड़े इस तरह से करने होते हैं कि ये एक दूसरे के आगे सक्सेसिव फैक्टर हों यानी लगातार हों। जैसे 30 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 6 यानी 5 और 5 से अगला अंक 6, और 42 को लिखा जाएगा 6 गुणा 7। यहाँ जो ये अंतिम अंक है फिर जो अगली जो हम टुकड़े करेंगे वो इसी अंक से शुरू होगा। अब यानी यहाँ अंतिम अंक 7 है तो अगला टुकड़ा 7 गुणा 8 हो जाएगा। इस तरह लास्ट हो जाएगा 1/10 गुणा 11। तो इस टाइप के सवाल, और उसके आगे हमें यदि ऊपर कुछ और होता 2 3 5 7 ये संख्याएं होती तब हम थोड़ा सा अलग तरीका बनाते। अब 1 दिया हुआ है तो अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे 1/30 था शुरू के अंदर, 1/30 को लिखा जा सकता है 1/5 माइनस 1/6 यानी 6 और 5 का एलसीएम लेंगे यदि हम 30 तो 5 6 30, 6 5 30, ये 6 में से 5 घटकर वापस 1/30 बन जाएगा। इसी तरह इसको लिखा जाएगा 1/6 माइनस 1/7, फिर 1/7 माइनस 1/8, इस तरह से चलता हुआ लास्ट में लिखा जाएगा 1/10 माइनस 1/11। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है आपके दिमाग में कि ये चीज़ कैसे पता करें कि किस बटे में से कौन सा बटे माइनस करें ताकि यही संख्या वापस बने। तो उसके लिए हमें इनका प्रयोग करना होगा, तभी तो यह लाइन हमने लिखी है कि 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7। अब यहाँ माइनस 1/6, यहाँ प्लस 1/6 कट जाएगा, माइनस 1/7, यहाँ आगे प्लस 1/7 आएगा वो भी कट जाएगा। कहने का मतलब एक तो पहला अंक बचेगा और एक लास्ट वाला। अब दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ये 5 की इधर भाग होगा 11, 11 का इधर भाग होगा 5, 6/55 जो कि हमारे बी ऑप्शन के अंदर है। तो अब ऐसा सवाल यदि आपको आगे कहीं दिखाई दे तो ये चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पहले के फैक्टर देख लीजिए, उसमें पहला आएगा 1/5 और लास्ट में देख लीजिए 1/11। बाकियों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 1/5 में से 1/11 माइनस कर दीजिए। और यदि ऊपर और कुछ संख्याएं हैं 2 3 5 7 तब हम अलग तरह से इसको अप्रोच करेंगे। उसके अंदर फिर हमें जैसे यहाँ 2 होता तो फिर इसको 2/2 से ऊपर नीचे गुणा भी करनी पड़ेगी, 3 होगा तो 3/3 से। उस तरह के सवाल हमने हमारे चैनल पर सोल्व किए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। अगला प्रश्न मिश्रण टॉपिक से है कि दूध व पानी के 729 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:2 है। यहाँ मिश्रण भी आपने लिखना है। इस अनुपात को 7:3 करने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 4 ऑप्शन है। तो हमारे पास शुरू में मिल्क और वाटर का रेशो है
7:2। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर अनुपात को बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं। और नया रेशियो क्या हो जाएगा, कुछ पानी और ऐड करेंगे तो 7:3। तो क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ तो स्पष्ट दी है कि केवल पानी ही हमने कुछ इसके अंदर प्लस करना है। इसका मतलब हुआ कि दूध का जो उसके अंदर जितना भी हिस्सा है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि दूध के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो और इस तरह के सभी क्वेश्चन के अंदर हमें जब एक चीज़ मिलानी होती है तब हम दूसरा अनुपात बराबर करेंगे हमेशा। जैसे यहाँ तो इसने बराबर करके दे ही रखा है 7 और 7, जैसे यहाँ 5 होता तो हम इन दोनों अनुपातों को बराबर करेंगे, हमेशा ये आपने ध्यान रखना है। तो अब तो 7 और 7 बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इस 2 यूनिट जो 2 अनुपात में पानी है इसको हमें अब 3 करना होगा। तो हमें 1 यूनिट पानी और ऐड करना होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुल हमारे पास जो मिश्रण था 729 था पहले, और पहले अनुपात कितने थे दोनों, 7 और 2 9। तो 729 को जब 9 से भाग देंगे तो 1 अनुपात या 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 81 लीटर। और 1 यूनिट ही हमें ऐड करना है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर या इस मिश्रण के अंदर 81 लीटर पानी और ऐड करना होगा। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ 5 होता तब हम क्या करते, इसको तो 7 5 35 करते और इसको 7 से गुणा करते, 7 5 35, फिर दोनों बराबर हो जाते। लेकिन गुणा एक तरफ नहीं करनी है, दोनों तरफ करनी होगी। फिर दूध बराबर हो जाएगा और इधर देखेंगे क्या फ़र्क आया, फिर उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क टॉपिक से है कि 12 आदमी दिन भर काम करके किसी कार्य को 66 दिन में करते हैं, लेकिन यदि उनमें से 3 आदमी आधे समय व 3 आदमी चौथाई समय काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले हमें चाहिए टोटल वर्क कि कुल कार्य कितना है, क्योंकि 12 आदमी थे पहले और वे 66 दिन में किसी काम को कर सकते थे। तो 12 गुणा 66 ये हमारा कुल कार्य है, इस कार्य को करना है। लेकिन अब शर्तें कुछ अलग हो गई कि 3 आदमी आधे टाइम काम करेंगे, 3 आदमी चौथे हिस्से तक। अब हम पहले इन 3 आदमियों का ये काम देख लेते हैं। तो 3 आदमी और 1 आदमी कितने कर रहा था, क्योंकि सभी आदमी दिन भर काम कर रहे थे 24 घंटे। तो यहाँ हम यह मानेंगे कि 1 आदमी 24 घंटे के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 आदमी आधे समय काम कर रहे हैं वे 12-12 घंटे काम करेंगे, या हम ऐसे कहेंगे जो 12 घंटे काम कर रहा है वो आधा व्यक्ति है, यानी आधे आदमी की जितना काम करेगा तो इसे हम आधा व्यक्ति मानेंगे। तो वैसे आधे आधे कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो कुल कितने हो गए व्यक्ति, ये 3/2 व्यक्ति हो चुके हैं। इन 3/2 को हमने पूरे दिन के साथ जो व्यक्ति कार्य है उनके साथ कंपेयर किया तो इन तीनों की संख्या 3/2 के बराबर है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह 3 आदमी चौथाई वाले हैं, यानी 1/4 काम करेंगे, 1/4 1/4, या 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, यानी दिन का चौथा हिस्सा 6 घंटे होता है। तो ये हो जाएंगे 18 घंटे या 3/4 व्यक्ति भी हम इन्हें कह सकते हैं। बाकी कितने बच गए, 3 व्यक्ति तो ये और 3 ये 6 और बच गए। जो 6 बचे हैं वे संपूर्ण व्यक्ति हैं, या हम ऐसे कहें कि वो पूरे दिन काम करेंगे, प्लस ये व्यक्ति हो जाएंगे 3/2 और ये व्यक्ति हैं 3/4। इन सभी व्यक्तियों को हम जोड़ लेते हैं तो 4 एलसीएम आया, 4 की इधर गुणा 24, 1 का 4 में भाग 4 6 के 24, प्लस 2 का 4 में भाग 2 2 3 6, 4 का 4 में भाग 1 ऊपर 3, तो 24 36 3 33, यानी इतने काम को 33/4 आदमियों ने करना है। तो 12 गुणा 66 को हम 33/4 से भाग देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 33 दूणे 66, 12 8 हो जाएंगे 96। अब यानी 96 दिन इनको लगेंगे। अगला प्रश्न ब्याज टॉपिक से है, और ब्याज में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से है कि 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर क्या हो। तो इसमें 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला अलग होता है, 3 वर्षों के लिए अलग होता है। तो यहाँ 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, सीधा उसमें रेट ज्ञात करने का फॉर्मूला √D/P × 100। डी का मतलब डिफरेंस होगा, अंतर कितना दे रखा है
10 रुपये। पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, मूल राशि कितनी थी 1000। इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा 0 पर और अब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 का मतलब 1 ही होगा और 100 का अंडर रूट 10 गुणा में 100 पड़ा है, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। लेकिन जैसे ही यहाँ पर समय 3 वर्ष हो जाता है तब इसके लिए फॉर्मूला अलग है और उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं उस फॉर्मूले की, वो कई केस में अप्लाई होता है, कईयों में नहीं होता। उसके लिए बेस्ट तरीका यही होगा कि आप ऑप्शन उठा कर चेक करेंगे कि पहले 4% दर से देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का अंतर 10 रुपये है या नहीं, फिर 5%, 8%, और इस तरह के सवाल जो 3 वर्षों के होते हैं खासकर आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है चैनल की उसके अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पर डिटेल में ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगला प्रश्न औसत से, औसत में जहाँ पर गलती वाले क्वेश्चन होते हैं, गलती से किसी संख्या को यह लिखा गया उस तरह का क्वेश्चन, कि किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत अंक 60 था गलती से 90 लिखा गया, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है, छात्रों की संख्या बताएं। यानी शुरू में जितने छात्र थे उनका जब औसत निकाला उन्होंने तो औसत निकला 50, बाद में पता चला कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है और 100 छात्रों के ऊपर यह गड़बड़ आई है कि 100 छात्रों का औसत तो था 60 लेकिन गलती से लिख दिया 90, तो बाद में जब उसको सही किया तो औसत कितना रह गया 45, छात्रों की संख्या बतानी है। तो इसको यदि हम लॉजिकली बनाएं, इसमें शुरू में औसत दे रखा है 50 और यदि दिए गए औसत को यदि हम छात्रों की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास टोटल योग आ जाता है। फिर कुछ गड़बड़ हुई है 100 छात्रों पर। क्या गड़बड़ हुई है कि औसत तो था वास्तव में 60, लिख दिया 90, तो कितने की त्रुटि हुई, औसत 30 औसत की गलती हुई है। अब औसत को यदि हम टोटल संख्या के साथ गुणा करें तो क्या आता है, योग आता है। यानी यह जो योग यहाँ निकला शुरू के अंदर, उसके अंदर 3000 की गलती है, 3000 उसको कम करना होगा, कम करने के बाद नया औसत आएगा, वो क्या होगा 45 होगा। यानी यहाँ औसत था 50 और नया औसत रह गया 45। क्यों रह गया, क्योंकि 3000 योग के अंदर त्रुटि है। तो औसत के अंदर अब कितनी कमी हुई है, 50 था 45 रह गया, इसका मतलब 5 औसत ज़्यादा लिखा है, तो 5 से इन अंकों को पर जब भाग देंगे तो हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या आएगी। क्योंकि ये जो 3000 गलती है ये सभी पर लागू होगी, क्योंकि सभी का औसत कम ज़्यादा होता है जब कुछ गलती होती है। तो 5 से इसको काटेंगे 600 मिलेगा, तो छात्रों की संख्या थी 600। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम में HCF से रिलेटेड है कि दो संख्याओं का योग 36 है, HCF 4 है, ऐसे कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं दो कि जोड़ें तो उन दोनों का योग 36 आए और HCF निकालें तो आए 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो HCF का एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे आपको 2 नंबर दे दे 10 और 15 और आपको कहे इनका HCF बताओ, तो 10 और 15 को तो हम देखते बता सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करती है 5 है, तो 5 HCF है। अब 5 HCF पता लगने के बाद हम इन दोनों संख्याओं को एक खास तरीके से लिख सकते हैं कि 10 को लिखेंगे 5 गुणा 2, 15 को लिखेंगे 5 गुणा 3, और 2 और 3 के बीच कोई भी कॉमन नहीं होगा। यानी दोनों संख्याओं को जब हमने HCF से भाग दिया तो यहाँ बचा 2, यहाँ 3, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 12 और 18 HCF आएगा 6, 12 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 2 या 6 3 18, 18 24 होता तो 6 3 18, 6 चौके 24। ये जो संख्याएं आ रही हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना होगा कि HCF की सहायता से दिए गए नंबर को इन रूपों में लिखा जा सकता है। तो यहाँ HCF दे रखा है 4, तो मानना संख्याएं मान लेंगे हम, एक तो मान लेंगे 4A और एक मान लेंगे 4B, यानी इस रूप की हमने संख्याएं मान ली हैं। फिर 4 को A से गुणा करेंगे, A और B की वैल्यू निकालने के बाद तो हमारे पास दोनों संख्याएं वास्तव में आ जाएंगी। अब क्या दे रखा है
इनका जोड़ 36 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 4a + 4b बराबर 36, 4 आएगा कॉमन, a + b बराबर 36। a और b का जोड़ कितना आ गया, 4 की इधर भाग होगी 9। अब हम a और b के ऐसे योग ढूंढ सकते हैं a और b के लिए कि जोड़ें तो 90 आना चाहिए, और 9 आना चाहिए, और इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन भी नहीं होना चाहिए, जैसे वहाँ हमने देखा। तो एक तो जोड़ा होगा 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ें 9 बनता है, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 2 और 7 ले लेते हैं, 2 और 7 जोड़ेंगे 9, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगला जोड़ा है, यदि हम 3 और 6 बनाएं तो 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो ये नहीं लिया जा सकता, तो फिर लेना पड़ेगा हमें 4 और 5। तो कितने जोड़े आएंगे, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब ये तीनों जोड़े हम यहाँ इनके अंदर रख कर देख सकते हैं, जैसे 1 और 8, यहाँ रखा 1, इधर 8, तो 4 एकम 4, 4 8 32, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 36, और HCF निकालोगे तो क्या आएगा 4। इसी तरह 2 7 रखेंगे और 4 5 रखेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। तो HCF से रिलेटेड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने पास होने के अंकों से 25 ज़्यादा प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत बताना है। तो इसके अंदर जो पहला छात्र था उसने 30% अंक लिए हैं, लेकिन फिर भी वह 25 कम रह गया पास होने से। वहीं दूसरे ने 40% प्राप्त किए हैं, लेकिन इसने जो पास होने के मार्क्स थे उससे 25 ज़्यादा ले लिए। इसका मतलब बीच की जो लाइन है ये हम मान लेते हैं कि ये पास होने की लाइन है। तो एक छात्र 30% लेने के बाद भी 25 पीछे रह गया, दूसरा 40% लेकर 25 आगे निकल गया। तो प्रतिशत में दोनों के बीच कितना फ़र्क है, प्रतिशत में फ़र्क है 10% का। अंकों में फ़र्क कितना है, 25 और 25 50 का, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 50, 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5 आ जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है पास होने के अंकों का प्रतिशत। तो पास होने के लिए 30% तो इसको चाहिए थे, प्लस 25 और लेने थे अंक। अब 25 अंकों को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं 5 अंक का मतलब 1% है, तो 25 अंक का मतलब कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 5 का 5 गुना है, तो इधर 1 का 5 गुना 5% हो जाएगा। तो 30% प्लस 5% पास होने के लिए अनिवार्य अंक थे 35%। इसमें अधिकतम अंक भी पूछे जा सकते थे कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ हमने देखा 1% का मतलब 5, और परीक्षा कोई भी हो अपने आप में 100% अंकों की होती है, तो 100 को 5 से गुणा कर देंगे तो 500 अंकों की परीक्षा थी। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के टॉपिक से आपके लिए इम्पोर्टेंटली लिए गए थे। यदि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको पहले से ही आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी दिशा में जा रही है, और यदि क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तो यदि कोई टॉपिक छूटे हैं या और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन, वो अगली वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद।